गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। पिछले वीडियो में हमने इनका संक्षिप्त परिचय जाना था। आज हम बात करेंगे गोखले के राजनीतिक विचारों की और उससे पहले उनके विचारों पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक विचार शून्य में पैदा नहीं होते, उस पर बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो गोखले के विचारों पर ये कौन से प्रभाव थे, उन प्रभावों को जानने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहली बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी और उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव थे। उन्होंने गोखले के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये कि वो भले गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका परिवार से उनको बहुत सारे गुण सीखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि उनके भाई गोविंद जो थे, उन्होंने अत्यधिक दरिद्र होते हुए भी, कम गरीब होते हुए भी अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपना जीवन, मतलब अपना सारा आय जो है उन पर खर्च कर देते थे। उनकी भाभी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ाने के लिए। इस प्रकार का जो बलिदान था, ये भावना उनको परिवार से सीखने को मिली और फिर उन्होंने ये भावना अपनी पूरे देश के प्रति अपनी प्रदर्शित की। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार अन्य प्रभाव भी, उनके जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव थे, उनको बहुत जगह मतलब कार्य करने का अवसर मिला, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला और इन अवसरों के कारण उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। और इस उनके जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव थे, उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया और उसने जो है उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा दूसरा प्रभाव था। अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अंग्रेज विचारों, अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त किया वहाँ का, उस संस्कृति का, उस सभ्यता का, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो उनको वहाँ से मिला। तीसरा, ब्रिटिश उदारवादी चिंतन, स्वतंत्रता का विचार, समानता, बंधुत्व के जो विचार थे, उदारवाद के जो सीमित शासन की अवधारणा, व्यक्ति के अधिकारों का विचार, ये सब उनको पश्चिम से मिला। J.S. मिल को उन्होंने पढ़ा, एडमंड बर्क ने उनको प्रभावित किया और इसी तरह बेकन का बड़ा प्रभाव था उन पर, फोबर्ट का बड़ा प्रभाव था उन पर। इसी तरह से एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे फेडलिस्ट, उनका भी बड़ा प्रभाव रहा उन पर। भारतीय लोगों में अगर हम बात करें तो M.G. रानाडे, दादाभाई नौरोजी, दीनदयाल दिलजी वाचा, इन सब का प्रभाव रहा। इसमें फिरोज शाह मेहता का नाम भी जोड़ सकते हैं हम, और गांधी का भी नाम जोड़ सकते हैं। गांधी से भी बड़े प्रभावित थे। हालांकि गांधी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन गोखले गांधी से भी अपने आप को प्रभावित मानते थे। इसके अलावा समकालीन अंग्रेज उदारवादी नेता जो थे, खासकर लॉर्ड मार्ले और ग्लैडस्टन, का प्रभाव भी उन पर पड़ा। अब हम आते हैं गोखले के राजनीतिक विचारों पर। देखिए, अगर हम राजनीतिक विचारक के रूप में गोखले की चर्चा करें, तो राजनीतिक विचारक शब्द का जो अर्थ होता है, उस अर्थ में गोखले राजनीतिक विचारक नहीं थे। शब्द का अगर हम कहें कि इन द स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ द वर्ड थिंकर, वो थिंकर नहीं थे, विचारक नहीं थे। वो एक कर्मयोगी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रभावी नेता थे, अग्रणी नेता थे, और अपनी इस भूमिका के दौरान ही, या जीवन के जो अन्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे एक वो शिक्षक की हो, चाहे या एक लेजिस्लेटर की हो, उस भूमिका में रहते हुए उन्होंने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए, वही उनके राजनीतिक विचार के रूप में हम उनको पढ़ते हैं। उन्होंने कोई राज्य पर कोई किताब नहीं लिखी, राज्य या संप्रभुता पर कोई किताब लिखी हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो उनके समय में जो प्रचलित सामाजिक आर्थिक समस्याएं थी, उन पर अपने विचार प्रकट किए, और उन्हीं को हम उनके राजनीतिक विचारों के रूप में पढ़ते हैं। गोखले ने हॉब्स या लॉक की भांति राजनीतिक
विषयों पर कोई पुस्तक नहीं लिखी। जैसे हॉब्स की लेवायथन थी, लॉक की टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट थी, उस तरह से गोखले ने कोई किताब नहीं लिखी है राजनीतिक दर्शन पर। ये पॉब्स हो गया, हॉब्स समझे आप इसको, है से हल वाला हॉब्स। गोखले के विचारों के अगर स्रोत की बात करेंगे, हम कहाँ से गोखले के विचार ढूंढें, कहाँ पढ़ें, तो उसका स्रोत ये है कि एक तो उन्होंने जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनको जो लेख छपे थे, वो एक तो स्रोत तो ये है। इसके अलावा उनके जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल टेस्टामेंट, राजनीतिक घोषणा पत्र तैयार किया था, वो एक उनके विचारों का स्रोत है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने जो भाषण दिए या जो कार्य किया, वो उनके विचार वहाँ से भी मिलते हैं हमें। इसके अलावा उनके जीवन पर जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनकी बायोग्राफीज जो लिखी हैं, उनसे भी उनके विचार हमें जानने को मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न आयोगों के समक्ष गवाही दी, इस्लिंगटन आयोग के वो सदस्य रहे। इस रूप में उन्होंने जो कार्य किया, वो भी उनके विचारों का परिचय देता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गोखले ने राजनीति विज्ञान या मतलब राज्य पर या सरकार पर, या कहें कि आप राज्य के सिद्धांतों पर कोई किताब लिखी हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो अपने समय में जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे उनके सामने आए, उन मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए, वही उनके राजनीतिक विचार हैं। अब उन राजनीतिक विचारों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश उदारवाद के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक विचारधारा है। हम आगे पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में, इसको भी सी सेक्शन में है ये आपके। उदारवाद एक विचारधारा है। विचारधारा ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि स्थान देती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है हर जगह, ऐसी विचारधारा है उदारवाद। उदारवाद के 3 आयाम मोटे तौर पर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब ये है कि व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से आज़ादी मिले। सामाजिक बंधन का मतलब यह है कि उस पर धर्म की जंजीरों में उसको न जकड़ा जाए, उसको सोचने समझने की आज़ादी दी जाए, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता मिले। आर्थिक उदारवाद का मतलब है व्यक्ति को उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिले। और राजनीतिक उदारवाद का मतलब है व्यक्ति को स्वतंत्रता, उसके अधिकारों की बात, और प्रतिनिध्यात्मक सरकार, निर्वाचित सरकार का जो विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, वो राजनीतिक उदारवाद के क्षेत्र में आता है। तो गोखले को जो है उदारवादी मूल्यों में बड़ी आस्था थी, बड़ा विश्वास था उनका, बड़ी आस्था थी उसमें। कौन कौन से उदारवादी मूल्य? जैसे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, शासन किसी व्यक्ति का नहीं, विधि का होना चाहिए, सीमित सरकार और उत्तरदायी सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी, समानता तथा न्याय। ये जो विचार हैं, ये उदारवाद के अंतर्गत आते हैं, और इनमें गोखले की बड़ी आस्था थी। वो चाहते थे कि भारत का शासन और प्रशासन इन मूल्यों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, अर्थात भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, भारतीयों को अपना शासन चलाने का अवसर मिले, सुधार हो उसमें, भारतीयों को स्वतंत्रता मिले, भारतीयों को न्याय मिले, ऐसा वो चाहते थे। वो उदारवाद के सामाजिक और राजनीतिक पहलू को तो स्वीकार करते थे भारत के लिए, लेकिन आर्थिक मामलों में उनका विचार दूसरा था। आर्थिक क्षेत्र में वो परंपरागत उदारवादी विचारधारा से सहमत नहीं थे, खासकर भारत के लिए।
वो हस्तक्षेपवादी राज्य की धारणा से को स्वीकार नहीं कर पाते थे भारत के लिए। उनका मानना ये था कि भारत जो है एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, और ब्रिटेन बहुत या यूरोप जो है वो औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे है। तो ऐसे में अगर भारत को उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा तो भारत बहुत पिछड़ जाएगा, बहुत दरिद्र हो जाएगा और पीछे हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि राज्य भारतीय उद्योगों को और कृषि को संरक्षण प्रदान करे। आर्थिक क्षेत्र में उनका विचार ये था। तो यानी आर्थिक क्षेत्र में वो परंपरागत उदारवाद से सहमत नहीं थे, जबकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का जो सामाजिक और राजनीतिक पहलू है उसको से वो भारत में क्रियान्वित करने के पक्षधर थे। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? ब्रिटिश लोगों के प्रति और ब्रिटिश शासन के प्रति दोनों की बात करेंगे हम यहाँ। तो ये जानिए कि गोखले को ब्रिटिश लोगों की या ब्रिटिश जाति की सदाशयता और न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। गोखले मानते थे कि ब्रिटिश लोग अच्छे उदार लोग हैं और चरित्रवान लोग हैं और न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसा गोखले मानते थे। और वो ये मानते थे कि वो भारत में शासक जाति बनने नहीं आए, शासन करने नहीं आए भारत में, बल्कि भारतीयों को पश्चिमी मूल्यों के अनुरूप शिक्षित करने के लिए आए, ऐसा गोखले का विचार था। और उनको ये लगता था कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और कनाडा को स्वशासन मिल गया है, वैसे ही कालांतर में भारत को भी स्वशासन मिल जाएगा। ब्रिटिश लोग भारत के प्रति अन्याय नहीं करेंगे, उनका ऐसा विश्वास था। वो भारत में ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान के रूप में देखते थे। मानते थे कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है ये भारतीयों के लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। क्यों मानते थे वो ऐसा? इसके पीछे उनका कारण यह था कि भारतीयों को ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आने का मौका मिलेगा इस वजह से, और ये भारतीयों के लिए बहुत ही लाभ की स्थिति होगी, ऐसा वो मानते थे। अगर ब्रिटिश लोग भारत नहीं आते तो भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। ब्रिटिश लोगों का जो उदारता है, जो उनका उनकी जो उनसे मतलब उनके चारित्रिक दृढ़ता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको ऐसा लगता था। वो ये भी मानते थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारत में एकता और व्यवस्था की स्थापना हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार भारत लंबे समय के बाद भारत में जो एकता स्थापित हुई है, पूरा भारत एक राजनीतिक रूप से एक हो गया है, वो ब्रिटिश संपर्क के कारण ही संभव हुआ है। और भारत में एक व्यवस्था कायम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था है, ये ब्रिटिश संपर्क के कारण है। साथ ही भारत जो है अन्य क्षेत्रों में भी भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया है। हालांकि वो ये नहीं मानते थे, रेलवे वगैरह का जो विकास था वो मानते थे कि ब्रिटिश लोगों ने अपने हित में किया, लेकिन भारत को भी उससे लाभ हो रहा है, इतना तो कहा ही जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा और आधुनिक उदारवादी मूल्यों से परिचित कराया है ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को। तो इन सब कारणों से वो मानते थे कि भारत के लिए ये एक वरदान है। गोखले कहा करते थे कि भारत में अव्यवस्था पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा तो सदियों से हमारे यहाँ अव्यवस्था की स्थिति रही है। अंग्रेजों ने बहुत थोड़े समय में भारत में आकर के एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम की है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना शांति और व्यवस्था के कोई वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। इसीलिए गोखले चाहते थे कि भारत और ब्रिटेन का ये संपर्क बना रहना चाहिए, और वो चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन मिले। उज्जवल भविष्य की कामना करते थे भारत की, यानी स्वशासन चाहते थे लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, जैसे कनाडा में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिला था, उसी प्रकार का स्वशासन वो भारत के लिए चाहते थे, यानी आंतरिक स्वशासन कहने का अभिप्राय है।
अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। गोखले जो है ने जो है अंग्रेजों को स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि भाई जो ब्रिटिश शासन भारत में है उसका एक निश्चित नैतिक प्रयोजन है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है एक जगह पर कि इस शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं है, अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था। अंग्रेज लोग भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे, वे भारत की जनता की इस प्रकार से सहायता करना चाहते थे ताकि भारतीय लोग पश्चिमी मूल्यों में शिक्षित हो जाएं और कालांतर में शासन स्वयं चलाने में समर्थ हो जाए। यानी ब्रिटिशर लोग जो है भारत में शासक बनने नहीं आए थे, ऐसा वो मानते थे। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने अंग्रेजों को बता दिया कि आपको क्या करना है। एक कहने का तरीका होता है कि आप लोग शासक बनने नहीं आए हो, हमें पता है। इट मीन्स हम वो चाह रहे हैं कि वो समझ जाए, इशारे इशारे में बात कहना जानते थे वो। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने एक बार ये भी कहा कि ब्रिटिश शासन का उच्चतर उद्देश्य मेरे मत में यह है कि हमें धीरे धीरे और सुनिश्चित रूप से देश के प्रशासन में भागीदारी दी जा रही ताकि कालांतर में प्रशासन वास्तविक रूप में हमारा हो सके। स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि भाई आपको लंबे समय तक शासन नहीं चलाना, शासन हमें चलाना है, तो धीरे धीरे हमको भागीदारी दीजिए और अधिकार देते जाइए, हमें प्रशिक्षित करिए और धीरे धीरे हमारा काम हमें सौंप दीजिए। आगे देखिए, एक भाषण में उन्होंने और भी ये भी कहा कि आवश्यकता इस बात की है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, देखिए ब्रिटेन का क्या रोल है भारत में, कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि हमारी सरकार भले ही विदेशी व्यक्तियों की है तथापि तात्विक रूप से वह राष्ट्रीय है। यानी शासन करने वाले लोग भले विदेशी हैं लेकिन उनकी भावना, उनका कार्य करने का तरीका पूर्णतया भारतीय है। वो सरकार कैसी सरकार है? भारतीयों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऐसी सरकार चाहते हैं हम जो भारतीयों के कल्याण को सर्वोपरि महत्व दे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार से वैसे ही चिंतित होती है जैसे मानो किसी अंग्रेज का अपमान किया गया हो। और तीसरी बात, अपने सामर्थ्य के अनुसार भारतीयों के नैतिक एवं भौतिक हितों को आगे बढ़ाने में के लिए प्रयत्नशील रहती है। ऐसी सरकार चाहते हैं हम, ये गोखले ने स्पष्ट कह दिया था। यानी एक तरफ तो उन्होंने उस ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की और कहा कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, और साथ में ये भी बता दिया कि ब्रिटिशर्स को क्या करना है। और अगली स्लाइड देखिए आप, जिसमें नौकरशाही के बारे में उन्होंने कहा। ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, लेकिन नौकरशाही की जो प्रवृत्तियां थी, अधिकारवादी प्रवृत्तियां, दमनकारी प्रवृत्तियां, उसका समर्थन नहीं किया, उसकी हमेशा आलोचना की, उसकी निंदा की। नौकरशाही की जो अनुत्तरदायी रवैया था और दमनकारी नीतियां थी, निरंकुश प्रवृत्ति थी, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया, कभी उसकी आलोचना करते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश नौकरशाही भारत की बढ़ती दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। भारत में जो गरीबी बढ़ रही है वो नौकरशाही के कारण बढ़ रही है। नौकरशाही की नीतियां ऐसी हैं, प्रशासन की नीतियां ऐसी हैं कि वो भारत गरीब हो रहा है। आप यूं समझिए इसको कि ब्रिटिश सम्राट की प्रशंसा कर दी, ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा की, लेकिन भारत में जो अफसर काम कर रहे थे उनकी आलोचना की। तो ये बड़ा ही एक रणनीति समझ सकते हैं हम इसको, कि बड़ी अच्छी रणनीति थी। ऊपर वालों की प्रशंसा करें, नीचे वालों की आलोचना कर रहे हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहाँ जो अफसर हैं आपके वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो हमें परेशान कर रहे हैं। ये उन्होंने कह करके एक तरह से एक रास्ता बनाए रखा ताकि ब्रिटिश सरकार से अधिक सुधार करवा सके। वो ये भी कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत में जो है बहुत अधिक खर्चीला, बहुत पैसा खर्च हो रहा है भारत में ब्रिटिश शासन
के कारण तनख्वाहों पर और सेना पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है ये, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ तक हम अपनी बात अभी रोकते हैं। एक बात हमने आज चर्चा कर ली इसमें कि ब्रिटिश शासन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। पहले तो हमने देखा कि उदारवाद के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, फिर ब्रिटिश शासन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। फिलहाल यहीं तक रुकते हैं। अगला वीडियो में हम बाकी विचारों की बात चर्चा करेंगे। धन्यवाद।